जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। और यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 9th के, उनके लिए ये साइंस की क्लास है। इसका हम पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये उसका दूसरा चैप्टर है क्लास 9th के बच्चों का साइंस का, जहाँ आप देख सकते हैं CS मतलब चैप्टर 2। और आप देख सकते हैं कि चैप्टर का जो नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका मतलब आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इनके बारे में ही अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो जैसे कि आपसे अगर हम कहें, पहला बेसिक आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके मन में पहले हम एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध से क्या निष्कर्ष है, क्या मतलब है इसका। तो अगर आपसे हम कहें कि आप जाइए मार्केट से दूध लेकर आइए, मक्खन लेकर आइए, मसाला लेकर आइए, कुछ भी कोई भी चीज़ लेकर आइए, तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पदार्थ जो हम खरीदे हैं, ये जो वस्तुएं खरीदे हैं, ये शुद्ध हैं या फिर नहीं है, ये प्योर है, इम्प्योर है, ये आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बारे में ही हम लोगों को इसके बारे में अध्ययन करना है इस चैप्टर में। और आपसे अगर हम पूछें, पहला चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ क्या है, शुद्ध पदार्थ। तो अगर आपसे हम पहला एक क्वेश्चन यही पूछें कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो आप क्या देंगे उत्तर। जैसे कोई भी एक साधारण व्यक्ति से, आम आदमी से अगर आप एक क्वेश्चन करें कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो वो क्या देगा उत्तर। तो वो उसके मन में देखिए यही आएगा, एक सही सरल धारणा आएगी, आपके भी मन में भी यही बात आएगी कि शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी वस्तु का मिलावट न हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि सभी वस्तु ऐसे पदार्थ जिसमें कोई भी मिलावट न हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये हम लोग, आप लोग, ये साधारण व्यक्ति ये बातें करते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक डिफिनेशन है, या फिर जो वैज्ञानिकों की कही हुई बातें हैं, उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनती हैं। जैसे कि जो भी कोई भी आप वस्तु देख लीजिए, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो भी वस्तु है वो विभिन्न प्रकार की पदार्थों से मिलकर के बनते हैं। इसका मतलब कि वो क्या है, उन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण है। और अगर वो मिश्रण है, अतः वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई बाहरी मिलावट न हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कर। जैसे हम आपसे कहें कि 1 लीटर शुद्ध दूध लाइए, तो शुद्ध दूध लाने का मतलब क्या कि उसमें पानी न मिलाया गया हो। पानी मिलाए मतलब कोई बाहरी चीज़ उसे मिला दी, इसका मतलब वो अशुद्ध हो गया। तो वही चीज़ है। तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार की पदार्थों को मिला करके बनाई जाती हैं। इसका मतलब कि कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। लेकिन अब देखिए, शुद्ध पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, ये तो मतलब एक धारणा हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों की तरफ से जो परिभाषा बताई गई है, उससे क्या तात्पर्य होता है कि शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आप कोई भी मार्केट से गए, कोई भी सामान खरीदे, मान लीजिए आप बटर खरीदने गए, बटर खरीद करके लाए, तो ये आपका बटर का टुकड़ा है। इसमें अगर ये वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या बातें हैं बताई गई हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अगर ये शुद्ध है तो ये कैसे शुद्ध है। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं उस पदार्थ जिसमें उसके सभी कण, जो मौजूद कण हैं, सभी कणों की रासायनिक प्रकृति क्या हो, एक समान हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो अगर जैसे इसमें जितने भी कण मौजूद हैं, इनकी रासायनिक प्रकृति एक समान है, तो इसका मतलब ये शुद्ध पदार्थ है। अगर इनका रासायनिक प्रकृति एक समान नहीं है, तो वो क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अब आप लिखेंगे कैसे कि ऐसे पदार्थ जिसमें उसके मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट भी वही है कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। वही बात है जो ऊपर बताई गई है। तो चलिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है, मिश्रण। मिश्रण के बारे में जानते हैं। मिक्सर क्या होता है। मिश्रण क्या होता है, जैसे आप लोग खाते भी होंगे नमकीन, एक मिक्सर नमकीन होता है। मिक्सर नमकीन में क्या होता है कि उसमें नमकीन में बहुत सारी चीज़ डाल रहता है, उसमें और भी बेसन का बनाया गया रहता है, उसमें और बादाम का टुकड़ा भी रहता है, उसमें बहुत सारा नमक होता है, मसाले कुछ होते हैं, चटपटे मसाले होते हैं। तो ये सब कई चीज़ें मिला करके वो बनाया गया होता है, उस पर लिखा रहेगा मिक्सर नमकीन। तो क्या होता है, मिक्सर का मतलब मिश्रण से संबंधित है। मिश्रण मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब बहुत सारी चीज़ें मिलाकर कोई एक वस्तु बनाई जाती है, उसे हम मिश्रण कहते हैं।
तो यहाँ पे भी देखिए वही लिखा है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के मिश्रण का निर्माण होता है। अब आप लिखेंगे डेफिनेशन क्या, मिश्रण के बारे में क्या लिखेंगे कि मिश्रण का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या लिखेंगे, मिश्रण में एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर एक इस लाइन में तत्व और यौगिक की बात आई है कि तत्व और यौगिक, अब आपको जानना होगा कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तो तत्व के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि तत्व क्या होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से या एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के हुआ होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के एक अणु हाइड्रोजन का निर्माण किया है, इसका मतलब ये तत्व। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिले हुए हैं, तो ये क्या है, तत्व है। लेकिन यौगिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए यौगिक लिखा हुआ है। यौगिक क्या होता है, जिसमें ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण दो अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलने से होता हो, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन H2O मतलब जल का निर्माण में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के जल का निर्माण किए हैं, तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया, ये तत्व हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे O2, अब आप O2 क्या बताएंगे, O2 क्या है, N2 क्या है, ये सब क्या है, ये सब तत्व हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन के ही हैं। ऐसा नहीं कि N2 में कोई एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो गया, तत्व हो गया, और ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। जैसे CO2, अब CO2 क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये यौगिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तो अब देखिए मिश्रण में क्या लिखेंगे कि मिश्रण में एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे देखिए जल और NaCl, अब कुछ देखिए उसका जो है क्वालिटीज क्या होता है मिश्रण का, कि जैसे जल और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जल और सोडियम क्लोराइड को मिलाकर के कोई मिश्रण मान लीजिए तैयार किया गया है, तो मिश्रण से अगर NaCl को वाष्पीकरण या आसवन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर जैसे कि जल और नमक का मान लीजिए आप घोल बना दिए, जल और नमक का, तो इसे आप जो है वाष्पन की विधि से, वाष्पन के बारे में हम बताए थे पिछले जो है वीडियो में बताया गया है कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल को अगर हम क्या करेंगे, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, नमक मेरा उसमें बर्तन में, जिस बर्तन में हम रखे बचा रह जाएगा, तो नमक को हम अलग कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। और देखिए NaCl एक शुद्ध पदार्थ है जिसको अब देखिए NaCl क्या है, अभी तो आप जल और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसका एक मिश्रण तैयार किए हुए थे, और इसमें से आप जो है इसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसको आप NaCl को अलग कर लिए। लेकिन अगर हम कहें आपको कि NaCl इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के बनाए हैं, और अगर सोडियम क्लोराइड को हम बोलें कि आप इसको किसी विधि से अलग कर लीजिए, किसी भौतिक विधि से, तो भौतिक विधि क्या होती है, भौतिक और रासायनिक दो विधियां होती हैं। एक भौतिक विधि में क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को आप देखकर, छानकर, या फिर उसे किसी और प्रक्रिया से आप अगर उसके अवयवों को अलग कर लेते हैं, तो ये भौतिक विधि कहलाती है। रासायनिक विधि क्या कहलाती है कि उसे किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा, जैसे उसमें कोई भी तत्व मिला करके, या फिर उसे टेम्परेचर दे करके, या फिर कोई भी केमिकली कोई रिएक्शन करके अगर उसके अवयवों को अलग अलग किया जाता है, तो वो रासायनिक विधि कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या कि NaCl एक शुद्ध पदार्थ है। NaCl क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है जिसको कि इसके तत्वों को भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात थी मिक्सर के बारे में, मिश्रण के बारे में, कि जैसे ये तो मतलब ये उदाहरण था, जल और जो सोडियम क्लोराइड का बताया था, ये उदाहरण था कि इसको मिला करके मिश्रण तैयार करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ से घर बनता है तो सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है। या फिर आप कोई भी चीज़, रोड बनता है तो देखे होंगे आप, उसमें भी बहुत सारा चीज़ मिला करके बनाया जाता है। ये सब क्या है, मिश्रण है। तो सिंपल सा बस बात यही था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में आपको जानना था यहाँ पे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। मिश्रण वही होता है जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों या यौगिकों को मिला करके बनाया जाता है, उसे मिश्रण कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ में भी आपको हम बताएं कि उसका क्या होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण के रासायनिक गुण जो है, रासायनिक प्रकृति है, वो एक समान होता है। तो चलिए अब जो है आगे हम जानेंगे इसके बारे में कि आगे का अब जो है आगे क्या होता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम लोग मिश्रण के प्रकार।
अभी आपने देखा कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या होते हैं। अभी हम जानेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण जो होता है उसी को हम विलयन भी कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी दूसरा विषमांगी। तो देखिए क्या होता है समांगी, अब हम जानेंगे समांगी और विषमांगी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं समांगी को विलयन भी बोलते हैं। तो अब आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ध्यान सुनिए कि समांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए जाने वाले पदार्थों को मिश्रण बनने के बाद जो होता है, तो देखिए क्या लिखे, ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए जाने वाले पदार्थों को मिश्रण तैयार होने के बाद उन्हें अपनी आँखों से हम न देख सकें, न पहचान सके, अलग अलग न देख सके, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप देखिए नींबू है और उसे हम जल में मिला दिए, काट करके नींबू का जो रस है उसको जल में मिला दिए। अब आप नींबू पानी का घोल तैयार हो गया। अब क्या आप पहचान सकते हैं कि नींबू का कण कहाँ है और जल का कण कहाँ है? नहीं पहचान सकेंगे। तो सीधी सी बात यही हुआ आपका समांगी मिश्रण। क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें मिलने वाले अवयवों को हम अपनी आँखों से न पहचान सके, अलग अलग न देख सके, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उसी को हम विलयन भी कहते हैं। और विषमांगी क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए जाने वाले अवयवों को हम आसानी से अपनी आंखों से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर पानी और तेल को मिलाया जाए, पानी और तेल को मिलाया जाए, या फिर कोई चीज़ आप ले लीजिए, जैसे नमक ले लीजिए और उसमें आप कुछ गेहूँ के या फिर चावल के आप कुछ उसमें दाने को मिलाइए, तो आप पहचान सकेंगे ना कि नमक कहाँ है और गेहूँ कहाँ है। दोनों को अलग अलग आप पहचान लेंगे, इसलिए वो क्या हुआ? विषमांगी हुआ। और यहाँ पर समांगी में क्या होता है कि उनके अवयवों को पहचाना नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही हमारा जो होता है वो विलयन कहलाता है। तो समांगी आपको समझ में आ गया होगा, विषमांगी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आप समांगी के बारे में हम पढ़ते हैं। समांगी मतलब जहाँ से समांगी से ही विलयन मेरा पता चला ना कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन का निर्माण करता है। अब देखिए विलयन के बारे में जानते हैं। तो विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। पहली बात तो आपको विलयन समझ में आ गया हो कि विलयन क्या होता है। विलयन वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, उसे हम विलयन कहते हैं। तो अब विलयन को भी दो भागों में बांटा गया है। उसका एक पहला भाग होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय या विलय भी इसे बोलते हैं। तो देखिए विलायक क्या होता है? विलायक वो पदार्थ होता है, देखिए आप सुनिएगा, विलायक क्या होता है? विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें किसी दूसरी वस्तु को मिलाया जाता है, उसे हम विलायक कहते हैं। विलयन तैयार करने के लिए जिस भी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को मिलाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो इसका मतलब कि जैसे आप नींबू और पानी का घोल बना रहे थे, तो पानी लिए थे मतलब जल लिए थे, आप एक गिलास में जल लिए थे, आप इसमें जो है नींबू को निचोड़ करके डाल रहे थे, तो ये क्या हुआ? जल क्या हुआ? मेरा विलायक हुआ। जल में मतलब बोल रहे हैं ना कि जिसमें किसी दूसरी वस्तु को मिलाया जाए विलयन तैयार करने के लिए, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और देखिए जब साधारण, और आप एक चीज भी याद रखिएगा कि विलायक का जो मात्रा होता है हमेशा विलेय से अधिक होता है। साधारण तौर पे विलायक का मात्रा हमेशा विलेय से अधिक होता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए आप, पानी का मात्रा क्या है? नींबू की तुलना में पानी का मात्रा अधिक है, जल का मात्रा अधिक है। तो वही हम बता रहे हैं कि विलायक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें किसी दूसरी वस्तु को मिलाया जाता हो विलयन तैयार करने के लिए, उसे हम विलायक कहते हैं। दूसरा है विलेय। तो अब दूसरा वही है कि जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। कोई भी विलयन तैयार करने के लिए विलायक में जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे नींबू क्या हो गया? मेरा विलेय हो गया, और जल क्या हो गया? मेरा विलायक हो गया। तो विलायक और विलेय आपको पता चल गया होगा। जैसे हवा की बात करें तो हवा में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, अदर में भी कुछ गैसेस होती हैं। तो इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो गया? मेरा विलायक हो गया। और ऑक्सीजन क्या हो गया? मेरा विलेय हो गया। तो अभी आपको समझ में आएगा कि विलायक और विलेय क्या होता है।
यहाँ पे देखिए कुछ बिलियन के गुण भी होते हैं, क्या उनके क्वालिटीज होते हैं, ये आपको शायद परीक्षाओं में आ जाएगा, पूछ देगा कि बिलियन के गुणों के बारे में आप बताइए। तो पहला गुण आप क्या लिखेंगे, पहला क्वालिटीज क्या लिखेंगे कि जो बिलियन होता है वो हमेशा समांगी मिश्रण होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था समांगी मिश्रण से ही बिलियन बना था ना, तो हमेशा क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। इसका मतलब कि बिलियन के पदार्थों को अलग अलग हम नहीं पहचान सकते हैं। बिलियन के जो पदार्थ हैं जिनको मिला करके बिलियन बनाया गया उनको हम अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिलियन के कण का व्यास, देखिए आप एक मान लीजिए ये कोई बिलियन ले लीजिए, इसमें जो है कि पानी, वही मान लीजिए नींबू पानी का आप घोल तैयार कर रहे हैं या फिर चीनी पानी का जल का घोल तैयार कर रहे हैं, तो इसके जो एक कण होता है, इसका जो छोटा छोटा कण, कई सारा कण हो जाएगा, तो इसके एक कण का जो डायमीटर होता है जिसे आप व्यास बोलते हैं वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर को अगर आप मीटर में जानेंगे, बदलना चाहेंगे तो कितना होता है, 10 के पावर -9, 10 टू द पावर -9 मीटर। क्या होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर। तो समझ लीजिए कि कितना छोटा होता है। तो बिलियन के जो कण हैं उनका व्यास 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि छानने की विधि के द्वारा, जैसे छानने का जो विधि है, जैसे अगर आप कोई भी, जैसे चाय आप बनाते हैं तो चाय को छानते हैं पीने से पहले, तो उसमें क्या होता है कि मेरा चाय नीचे कप में चला जाता है और जो चाय पत्ती है, जो भी चीज़ें हम मिला करके उसमें अदरक डाल करके बनाए हैं वो मेरा ऊपर रह जाता है। वो छानने की विधि हो गई। तो इसमें क्या होता है बिलियन में, लेकिन देखिए जो चाय बन रहा है वो बिलियन नहीं है। जैसे जब चाय खोल रहा है उसमें और भी अदरक है, चाय पत्ती है, उसमें बहुत सारा चीज़ है, तब उस टाइम वो बिलियन नहीं है। लेकिन जब चाय बन के अलग हो जाता है, छान करके उसको अलग कर लिए, अब उसमें हम दूध और पानी को अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हैं, तब वो मेरा क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। तो ये है कि छानने की विधि के द्वारा बिलेय के कणों को बिलियन से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई बिलियन है मेरा, जैसे यहाँ पे नींबू पानी का था घोल, इसमें से अगर आप चाहें कि नींबू का जो रस है और जो पानी है, इन दोनों को अगर हम छान करके अलग कर ले तो ये संभव नहीं है। ये उसका तीसरा गुण हो गया कि छानने की विधि के द्वारा बिलियन से बिलेय के कणों को और बिलेय के कणों को बिलियन से पृथक नहीं किया जा सकता है। अगर देखिए मान लीजिए उसको अगर आप चीनी पानी का घोल बनाएं और आप उस ग्लास को शांत अवस्था में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या कि चीनी नीचे पानी जो इसका जो सरफेस है, जो नीचे का सरफेस है, जिस बर्तन में आप रखे हैं उसके नीचे का जो सरफेस है, सतह है, उस पर क्या चीनी जम जाता है जा करके? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि बिलियन हमेशा अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब कि एक बार बिलियन तैयार होने के बाद उसे आप फिर से नहीं उसके पदार्थों या अवयवों में नहीं उसको पृथक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये चौथा पॉइंट हो गया कि बिलियन हमेशा क्या होता है, अस्थाई होता है। और कैसे अस्थाई होता है आप इसका एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं कि अगर हम चीनी और पानी का घोल बनाए हैं तो अगर हम उसे शांत अवस्था में छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि चीनी का कण जो है वो मेरा बर्तन के सतह पे जा करके जम जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि बिलियन में जो पानी में चीनी है पूरी तरह से विलय हो चुका है और वो इसीलिए अस्थाई होता है। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे कि बिलियन की सांद्रता। अब जानते हैं हम लोग संतृप्त और असंतृप्त बिलियन के बारे में। अभी आपने बिलियन के बारे में देखा कि बिलियन क्या होता है, और अब हम जानते हैं कि बिलियन के प्रकार कितने होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त बिलियन और दूसरा होता है असंतृप्त बिलियन। तो संतृप्त बिलियन क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं शादी उदी में जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, वहाँ पे आप जाकर खूब खाना खा लिए, खूब खाना खा लिए। जब खाना खा के आपका पेट भर जाता है तो आप बोलते हैं कि आज तो हम तृप्त हो गए। मतलब क्या होता है, तृप्त हो गए मतलब अब हमसे कुछ और नहीं खाया जाएगा, पूरी तरह से आप पैक हो चुके हैं। तो वो क्या होता है, संतृप्त बिलियन के लिए। अब देखिए वही केस यहाँ पे लागू होता है। कैसे होता है कि दिए गए किसी निश्चित ताप पर यदि बिलियन में विलेय पदार्थ अब और नहीं घुलता, विलेय पदार्थ नहीं घुलता, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त बिलियन कहते हैं। जैसे देखिए कोई एक मेरा बिलियन है, जैसे हम वही बता रहे हैं, चीनी पानी का घोल बनाए हैं आप, यहाँ पे पानी है, जल है मेरा, और आप इसमें चीनी की मात्रा डाल रहे हैं, डालते गए उसमें घुलता गया। और लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब आप उसमें अगर चीनी डालते हैं तो वो नहीं घुलता है, वो ऐसे ही जाकर सतह पे रुक जाएगा, मतलब उसका घुलना बंद हो चुका है। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये मेरा बिलियन जो है अब ये संतृप्त हो चुका है। मतलब जो पानी मेरा विलायक था उसमें जो हम चीनी डाल रहे हैं, जो विलेय है, अब वो नहीं घुल रहा है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो वही बात बताई गई है कि दिए गए निश्चित ताप पे, कोई भी एक ताप है, मान लीजिए एक नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री है या फिर कुछ भी है, कोई भी एक टेम्परेचर है, तो दिए गए ताप पर यदि विलयन में, मतलब विलयन हमारा जो ये है, विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए विलेय पदार्थ की वह मात्रा, अब देखिए ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है, कि किसी दिए गए निश्चित ताप पर अगर विलयन में और विलेय पदार्थ को मिलाने पर विलेय पदार्थ न घुलता हो तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा, देखिए कोई भी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। जैसे देखिए मान लीजिए मेरा 1 लीटर जल है, 1 लीटर मेरा क्या है, जल है, और इसमें हम 500 ग्राम चीनी को डाल करके विलयन तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ, मान लीजिए मेरा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या फिर 40 डिग्री टेम्परेचर जो भी है, अगर इस टेम्परेचर पे मेरा 1 लीटर जल में अगर हम 500 ग्राम चीनी को डाल करके विलयन तैयार कर चुके हैं, अब ऐसा सिचुएशन हुआ मान लीजिए कि अगर हम उसमें 2 ग्राम या 10 ग्राम या 50 ग्राम चीनी और डाल रहे हैं तो विलयन मेरा, वो विलेय जो है, चीनी जो है वो नहीं घुल रहा है। इसका मतलब मेरा विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया। तो क्या हुआ कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा, वही मात्रा, मतलब ये जो 500 ग्राम है वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब चीनी की घुलनशीलता अब यहाँ पे क्या हो गई, 500 ग्राम है जो 1 लीटर पानी में 37 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, संतृप्त विलयन का निर्माण करती हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। दूसरा क्या है, असंतृप्त विलयन। अब आपको संतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन समझ में आया हो। अब दूसरा देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है। असंतृप्त विलयन होता है, मतलब सीधी सी बात है, जो विलयन संतृप्त न हो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब कि अगर आप चीनी पानी का घोल बनाए हुए हैं, उसमें चीनी डालते जा रहे हैं, उसमें घुलते जा रहा है, डालते जा रहे हैं, घुलते जा रहा है, तो जब तक वो संतृप्त नहीं हुआ तब तक वो क्या है, असंतृप्त है। मतलब जितना उसमें विलेय डालते जा रहे हैं वो विलयन तैयार होते जा रहा है, मतलब विलायक में विलेय जितना भी आप डालते जा रहे हैं वो घुलते जा रहा है, इसका मतलब वो संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। तो जब तक देखिए यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, मतलब वो संतृप्त नहीं हुआ है, तब तक वो क्या कहलाता है, विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त और असंतृप्त विलयन आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा पॉइंट है विलयन की सांद्रता। सांद्रता देखिए क्या होती है, तो सांद्रता की परिभाषा क्या आप लिखेंगे, विलायक की मात्रा में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे अभी आपको हम बताएं कि 1 लीटर जल है, उसमें हम 500 ग्राम चीनी को मिलाए हैं, तो मेरा विलायक यहाँ पे क्या है, जल है, क्योंकि अभी आपको बताया ना जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो मेरा क्या होता है, विलेय होता है। तो ये बात बोल रहा है कि विलायक की मात्रा में, मतलब 1 लीटर जल में घुले हुए पदार्थ मेरा 500 ग्राम चीनी की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरा विलायक की मात्रा है उसमें कितनी मात्रा में मेरा विलेय घुला हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो अब इस पे जो है ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, वो हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह से हम विलयन की सांद्रता कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उसको इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें विलयन की सांद्रता आपसे पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दे देगा, विलयन का आयतन दे देगा और विलयन की मात्रा दे देगा उसमें, और विलेय का मात्रा दे देगा, और आपसे पूछ देगा कि इस विलयन का सांद्रता क्या है उसको बताइए। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए साथियों जानते हैं कि विलयन का जो है सांद्रता कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखिए विलयन का जो सांद्रता है, अब 2 फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछेगा, या तो उसके द्रव्यमान के रूप में पूछेगा, आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो द्रव्यमान दिया रहेगा विलयन में, विलेय और विलयन का जो भी रहेगा, और या तो दूसरा उसका आयतन दिया रहेगा, आयतन के बारे में पूछेगा। जैसे क्वेश्चन बना, मान लीजिए आपसे पूछा कि एक विलयन है जिसमें जो विलायक है उसका जो आयतन है वो 320 ग्राम है और उसमें जो विलेय है वो 40 ग्राम है, तो इसका आप जो है द्रव्यमान दिया हुआ, मान लीजिए कितना दिया हुआ, 320 ग्राम दिया है उसका विलायक का और विलेय का दिया है 40 ग्राम, और उसे आपसे पूछ दिया कि इसका सांद्रता बताइए। तो आप ये द्रव्यमान के केस में आप क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान मतलब जिस पदार्थ को मिलाया जा रहा है उसका द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान, तो टोटल मेरा जो है कितना विलयन है उसका द्रव्यमान इंटू 100 करेंगे तो मेरा सांद्रता कैलकुलेट हो जाएगा उसका।
बिलियन का। और अगर उसका आयतन दिया हुआ है तो आयतन के लिए भी वही केस है कि बिलियन का आयतन डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन इंटू 100। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि 320 ग्राम जल है, उसमें 40 ग्राम नमक को मिलाया जाता है, तो बिलियन की सांद्रता क्या है, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए 320 ग्राम मतलब द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान मतलब ये द्रव्यमान वाला केस लगेगा। और दिया है क्या, 320 ग्राम जल है, 40 ग्राम नमक है। ज़्यादा मात्रा में कौन है भाई, ये जल है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा विलायक है। और 40 ग्राम क्या है, कम मात्रा में है, ये मेरा क्या है, विलेय है। तो आप समझ में आ गया होगा कि मेरा अब फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि देखेंगे विलेय मेरा क्या है। तो देखिए अब आपका देखिए आपका जो है जल क्या है, ये मेरा विलायक है, ये मेरा क्या है 320 ग्राम है। दूसरा क्या है मेरा जो है 40 ग्राम क्या है, नमक है। तो नमक क्या है, ये विलेय है। तो विलेय का जो मात्रा है ये क्या है, 40 ग्राम है। अब इन दोनों से, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का तो द्रव्यमान दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो बिलियन के द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे कि विलेय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान, अगर दोनों को जोड़ दें तो मेरा बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका मतलब 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम मतलब विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान इक्वल टू मेरा जो आएगा 360 ग्राम, ये मेरा क्या हो गया, बिलियन का द्रव्यमान। इसका मतलब ये मुझे मिल गया और ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम उसका क्या करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे कि बिलियन में की सांद्रता क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं, 360 ग्राम हो गया, ये दोनों जोड़ करके ये मेरा बिलियन का द्रव्यमान हो गया। अब सांद्रता के लिए फार्मूला क्या बताए हैं, बिलियन का द्रव्यमान के फॉर्म में जब पूछेगा सांद्रता तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मतलब यहाँ पे देखिएगा विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम डिवाइडेड बाई बिलियन का द्रव्यमान 360, यही ना आया था बिलियन का द्रव्यमान 360 इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 11.1%। यही मेरा क्या हो गया, इस बिलियन का सांद्रता हो गया। अब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद से, और आप बुक में भी देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ आयतन के रूप में और द्रव्यमान के रूप में आप उसको कोशिश कीजिए सांद्रता को सॉल्व करने का। तो इस अभी ये जो पहला भाग है दूसरे चैप्टर का पहला भाग, इसमें आप जान गए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताएं मिश्रण विलयन के बारे में, और समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण के बारे में बताएं, विलयन बताएं, विलयन के बाद संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, और ये विलयन की सांद्रता। बस आज के लिए इतना ही।